नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर। आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सियासत पे चर्चा की जाएगी जो हाल ही में राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश के दो विपक्षी दल नहीं बल्कि जो दल, एक भारतीय जनता पार्टी और एक समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कंफर्म थी। 8वीं सीट को लेकर के काफी गहमागर्मी थी। उनके पास विधायकों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वह अपनी 8वीं सीट को भी जीतना चाहती थी राज्यसभा में। वो जीत भी गया, लेकिन उस जीतने के लिए जिस तरह से गुणा गणित किया गया और समाजवादी पार्टी के 9 विधायकों को तोड़ दिया गया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूमने वाले, उनके सबसे विश्वसनीय और विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी पे काम कर रहे मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी। दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा था वो गायत्री प्रजापति की पत्नी का था। गायत्री प्रजापति की पत्नी भले वोट देने ना आई हो, लेकिन अनुपस्थित होकर के भी बीजेपी की कहीं न कहीं मदद कर दी। वही गायत्री प्रजापति जो 2014-15 में उत्तर प्रदेश की सरकार में खनन मंत्री थे और खनन घोटाले में सीबीआई की जांच के बाद वो जेल में। ऐसे 7 लोग और जो हैं समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात किया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार को भी जिताने का पूरा प्रयास किया। अब यह अहम इसलिए भी हो जाता है कि 2024 के लोकसभा का चुनाव एकदम सर पे है। चुनाव के तिथियों की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के उन तमाम विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें उम्मीदवार को भी चुनाव जिता लिया। अब कैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव को फेस कर पाएंगे अखिलेश यादव जी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष, जनपद के जाने माने वकील गौरव पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। गौरव जी, जिस तरह से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ करके 8वीं सीट जीत गई है, आपको क्या लगता है कि कैसे अखिलेश जी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को रोक पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कभी भी किसी दल को तोड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए और कैसे वो अपने सांसद विधायक तोड़ते हैं। ये वही पार्टी है जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सरकार को गिराया, गोवा में सरकार को गिराया। ये पार्टी सरकारें गिराती है। ये तो एक राज्यसभा चुनाव की बात थी। और जहाँ तक रही बात तीसरे सीट की और हमारे विधायकों की क्रॉस वोटिंग की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तीसरा सीट उन्होंने जीतने के लिए नहीं, उन्होंने पहचान करने के लिए लड़ाया था कि कौन कौन समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अभी भी तन मन धन से जुड़े हैं। रही 9 विधायकों की बात, जिसमें से 8 विधायकों ने हमारे वोट किए थे और 1 विधायक अनुपस्थित रही थी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे जी, और उन्होंने कहा कि नहीं, क्रॉस वोट नहीं किया। क्रॉस वोट के पहले उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा भी दे दिया। ये वही मनोज पांडे है जो लगातार 3 बार तो समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया। नगर पालिका से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति, जिसको माननीय नेताजी ने पहली बार टिकट दिया और वो चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद उनको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया। लगातार 2012 से समाजवादी पार्टी ने लगातार 3 बार
उनको टिकट दिया। अगर मनोज पांडे जी की आत्मा, वो कहे कि अंतरात्मा की आवाज पर हमने वोट किया, अगर अंतरात्मा की आवाज इतनी जगी तो क्यों नहीं उन्होंने 2022 में भाजपा से टिकट लेकर भाजपा से चुनाव लड़ा। ये सब भाजपा का खेल था। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लेकिन कहा सवाल तो ये भी पैदा होता है कि मनोज पांडे का कहना, ये एक तरफ अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कह करके नेताजी पे आरोप लगा करके दल छोड़ा था कि अखिलेश यादव हमको नहीं, मनुवादी लोगों को सुन रहे हैं, मनोज पांडे जैसे लोगों को सुन रहे हैं, मेरे बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। और सेम यही बात जो है मनोज पांडे भी जो है कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा कि मैं वहां घुटन महसूस कर रहा था और मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। दोनों में क्या क्या हो सकता है फर्क? देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी जाति धर्म को सम्मान नहीं दिए हो। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपना फाजिल नगर से अपनी विधानसभा की सीट नहीं बजा पाए, उनको उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी बनाया। अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहें कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। दूसरी तरफ मनोज पांडे जी लगातार इस बार मुख्य सचेतक थे और लगातार उनके आप बयान सुनिए, उनके आप बयान। लेकिन मनोज जी, बहुत कठिन है पनघट की डगर। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के घोषणा के पहले जो है समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे अखिलेश जी का साथ छोड़ करके जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव में जो है बहुत कठिन हो जाएगा चुनाव लड़ना? देखिए, कुछ कठिन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जनता की समस्याओं पर लड़ा जाएगा। और जिन लोगों ने पैकेज पे, जो लोग बिकने का काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पैकेज पे खरीद सकती है, जनता को नहीं। जनता ने जिसको चुनाव जिता कर भेजा था, यही दारा सिंह चौहान को चुनाव जिता कर भेजा था, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद चुनाव लड़ा। जनता ने क्या हाल किया? तो ठीक है, जनता ने उनको नकार दिया, बीजेपी ने उनको स्वीकार किया। बीजेपी हमेशा जातिगत राजनीति करती है, जाति को साधने का काम करती है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग जो है अकबरपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर और गाजीपुर में जो है चौहान बिरादरी और राजभर बिरादरी का अपना एक अलग जो है वर्चस्व है और एक बड़े तादाद में इनके मतदाता हैं। तो बीजेपी तो हमेशा जाति की राजनीति की है, धर्म की राजनीति की है, उसको भुनाना चाहती है और भुनाने में कामयाब भी है। इस समाजवादी पार्टी से जीतने के बाद दारा सिंह चौहान को इस्तीफा दिला करके बीजेपी मिलाया, जनता ने नकारा, एमएलसी बनाया और मंत्री भी बनाने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव की क्या रणनीति है? आखिर इन नेताओं को और इन जाति के नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बार कहा कि पीडीए में सब है, पीडीए में वो सारे लोग हैं, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे अगड़े हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर दिक्कत हो रही है। वो जान रही है कि पीडीए के नारे के सहारे हम अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। लेकिन कहीं बहुत दूर तक गौरव जी दिखाई नहीं दे रहा है। जो पीडीए का इनका नारा है वो रंग में रंगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि एक बड़ा तादाद राजभर, चौहान, कुर्मी, कुमार, शर्मा जो है, जाटो जो है, उनके साथ जाने को तैयार हों। देखिए, कुछ ही पिछड़ी जातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आज भी बीजेपी के साथ तटस्थ होकर के खड़े हैं, हमको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मतदाता अब जागरूक हो गए हैं। ये वही प्रदेश है और ये वही मुखिया है जहाँ पे लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन सा ऐसा जाति का बच्चा नहीं होगा? थोड़ा सा हम इसके पूर्व की सरकारों की अगर चर्चा करें, आप पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं, इन सरकारों में पेपर लीक हो रहा है, मैं मान रहा हूं, हो सकती है सरकार की कमी है कि पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन 2014 के पहले जब जब परीक्षाएं होती थी तो इसी यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में देखा गया है कि कापियां घर में लिखी जाती थी, रहर और गन्ने के खेत में लिखी जाती थी, समाज शास्त्र की जगह पर इतिहास का पेपर लिख दिया जाता था, 120 के जगह पर 140 कापियां जमा हो जाती थी और रिजल्ट भी फर्स्ट क्लास आता था। उस रिजल्टों को रोका नहीं जाता था। ये एकदम ध्रुवीय सत्य है कि नहीं पांडे जी? आपने देखा होगा कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में पिछली साल उन तमाम नकल माफियाओं पर नकेल कसने का काम किया गया। जो लोगों ने नकल कराया, जिन लोगों ने पेपर आउट कराया, जिन लोग पकड़े गए, 6 महीने के बाद उनकी जमानत हुई और वो बाहर आए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, चाहे वह पत्रकार रहा हो, चाहे वह विद्यालय का प्रबंधक रहा हो, चाहे वह प्रिंसिपल रहा हो, चाहे वह कोचिंग सेंटर का मालिक रहा हो, जो लोग भी थे सब पर मुकदमा हुआ
2014 के पहले भी ये हुआ था, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और 2014 के बाद जब सरकार बदलती है तो कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। और पेपर लीक मामले में आपने ये भी देखा होगा कि पेपर लीक हो गया गौरव जी, पेपर निरस्त हो गया। हमारी भी बड़ी हमदर्दी उस परिवार के साथ है, उन विद्यार्थियों के साथ है जो पैसा लगा करके फार्म भरे थे, जो परीक्षा देने के लिए गए थे, जो सेंटरों तक पहुंच गए थे, परीक्षा दिए थे और पेपर निरस्त कर दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं वो लोग पकड़े गए और योगी सरकार तो कह रही है कि हम उनको नस्तानाबूद कर देंगे, चाहे उसमें जो भी शामिल हो। आप बोलिए। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत बड़ी चूक है कि पेपर लीक हुआ। ये योगी सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, पेपर लीक होने से रोका क्यों नहीं गया? और रही बात हमारी सरकार में, हमारे ठीक है, पेपर लीक के मामले को रोका नहीं गया, सरकार रोकने में नाकामयाब रही, लेकिन सरकार जो है पेपर लीक होने के बाद पेपर निरस्त कर दिया और कहा कि हम पुनः चुनाव कराएंगे, पुनः पेपर कराएंगे। ये सरकार चाहती नहीं है नौजवानों को रोजगार देना, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। केंद्र की सरकार ने वो सारे लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। आज 10 साल के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार 7 साल बाद और केंद्र की सरकार 10 साल बाद आंकड़े जारी करते सारी सरकारी संस्थान के पास है कि कितने नौजवानों को नौकरी दिया। इस सरकार में नौजवानों को नौकरी मिल रहा है। सबसे नौजवान देश भारत है और इस देश के नौजवानों को अगर सड़क पे लाने का काम वो किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और लोग इंतजार कर रहे हैं। 6 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरा था और एक परिवार के अगर 3 लोगों का जोड़ घटाना कर लीजिए तो लगभग 2.5 लाख वोट एक लोकसभा के अंदर आएंगे। जिस प्रदेश के एक लोकसभा में 2.5 लाख मतदाता निराश बैठा हुआ है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी सरकार बन रही, कैसे? लेकिन ये अंक गणित मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। जिस तरह से ये अंक गणित बताया जा रहा है, मैं कई चैनलों पे भी देखा है, मैं आपके माध्यम से भी देख रहा हूँ, एक बार पेपर निरस्त हो जाने से क्या वो परिवार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? या उसमें जो 2.5 लाख की बात हो रही है, क्या वो सारे मतदाता जो हैं बीजेपी के थे, दूसरे दलों के मतदाता नहीं थे जो सिर्फ बीजेपी को वोट करते थे? उसमें जो कुछ ऐसे भी मतदाता होंगे जो दूसरे दलों को भी वोट करते थे, जो इस बार भी दूसरे दलों को वोट करेंगे। चुनाव हमेशा मुद्दों पर होने चाहिए। जब आदमी अपना वोट कास्ट करने जाता है तो वो देखता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया। ये सरकार न रोजगार दे पाई, न महंगाई कम कर पाई, किसानों की हाल क्या है आप देख सकते हैं। केवल दलों को तोड़ लेना, गठबंधन के लोगों को ईडी सीबीआई और सरकारी संस्थाओं पर दबाव बनवा के अपने साथ लेना। लेकिन महिलाओं का तो कहना ये है, तमाम महिलाओं से जब पूछा गया तो महिलाओं का तो कहना ये है कि 1500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तब भी हम बीजेपी को वोट करेंगे, इसलिए कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, इस सरकार में लड़कियां सुरक्षित हैं, महंगाई चाहे कितना हो बढ़ जाए लेकिन वोट हमारा बीजेपी को ही जाएगा सुरक्षा की गारंटी पर। मुझे लगता है कि वो महिलाएं शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या नेता, यही भारत के अंदर मणिपुर की घटना एक महिला के साथ हुआ था, कैसे लोग भूल सकते हैं? मैं नहीं कह सकता कि देश की 100% महिलाएं समाजवादी पार्टी या भाजपा को वोट देंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी के ही जो महिलाएं कह सकती हैं उनका विचार हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी धर्म वर्ग या किसी समुदाय का कोई सम्मान नहीं किया। उन्होंने केवल जातिगत राजनीति करना आता है। हम बस समय बहुत कम है, हम एकदम सीधे लौट करके आते हैं घोसी लोकसभा पर। घोसी लोकसभा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हरिनारायण राजभर को और हमको लगता है कि पहली बार जो है खाता खोलने में बीजेपी यहां 2014 में कामयाब हो गई। 2019 में सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ तो यहां से बसपा के उम्मीदवार अतुल राय जी चुनाव जीत गए। 2024 में आपको क्या लगता है? देखिए, घोसी लोकसभा आज़ादी के बाद से हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोगों का विरोध की है और घोसी ने हमेशा बढ़िया लोगों को यहाँ से चुनाव जिताया, चाहे वो जय बहादुर सिंह जी हो, चाहे झारखंडे राय हो, चाहे कल्पनाथ राय हो। इस बार भी सांप्रदायिक सौहार्द और संवैधानिक शक्तियों को कमजोर करने वाले प्रत्याशियों को घोसी की जनता हरा कर भेजेगी और समाजवादी पार्टी को मुझको विश्वास है कि समाजवादी पार्टी एक बढ़िया प्रत्याशी लाएगा और समाजवादी पार्टी लंबे अंतर से यहाँ चुनाव जीतेगी। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट गौरव पांडे जी को। एडवोकेट गौरव पांडे जी समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और घोसी लोकसभा पे आपका स्पष्ट जो है नजरिया जो है साफ दिख रहा था कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। आने वाला समय बताएगा कि घोसी का कौन होगा सांसद और किसके सर पर बंधेगा ताज। आने वाला समय ही बताएगा। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंसी खासूकोट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।
है।